एवरीवन, सो लास्ट टाइम हमने ब्रोंकियल अस्थमा के 2 पार्ट्स किए थे। एक में हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी है अभी तक, फिर उसकी टाइप्स पढ़ी हैं। टाइप्स में हमने किया था अटॉपिक एंड नॉन एटॉपिक, एटॉपिक एंड नॉन अटॉपिक। तो फिर हमने इसके 9 डिफरेंसेस किए थे इनमें, जिसमें नो वाले ज़्यादा थे। उसके बाद हमने इवेंट्स किए थे जिसमें एक्यूट अटैक और रैपिड अटैक्स के कारण क्या हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद फाइनली हमने क्लिनिकल टाइप्स की थी अस्थमा की ही, जिसमें हमने टोटल 4 टाइप्स की थी। तो 4 टाइप्स हमारी एक्यूट अस्थमा थी, उसके बाद सिवियर एक्यूट अस्थमा, उसके बाद क्रॉनिक अस्थमा एंड फाइनली एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। अब मैंने एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि इसका मतलब कि ये क्यों होता था, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा क्यों हो रहा था। क्योंकि जो हमारे एयरवेज जो थे वो कोशिश कर रहे थे, एयरवेज टेंड्स टू ह्यूमिडिफाई, सो उसके कारण क्या हो रहा था, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा। तो आज हम हमारा पार्ट 3 शुरू करेंगे, जिसमें हम क्लिनिकल साइंस पढ़ेंगे। क्लिनिकल साइंस ऑफ अस्थमा मतलब कि हमारे पास जब पेशेंट आता है तो हम उसको क्या क्या बोलते हैं, कि क्या क्या उसमें चीज़ें ऐसी होती हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे देख के हमें लगता है कि हाँ इसको अस्थमा हो सकता है। तो इसमें हम सबसे पहले जो है वो एक्यूट अस्थमा के सिम्टम्स कवर करते हैं। एक्यूट अस्थमा के सिम्टम्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले नोज़ के रिलेटेड है, तो नेज़ल सिक्रीशंस एंड नेज़ल पॉलिप्स। हम इसको ऐसे पॉइंट्स में लिखेंगे और आज ही इस वीडियो में सब कुछ ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में सारा कुछ कवर करेंगे। नेज़ल सिक्रीशंस हो गया, नेज़ल पॉलिप्स हो गया, फिर स्किन के रिलेटेड होता है तो डर्मेटाइटिस एंड एक्जिमा। सो एक्जिमा एक न्यू सा वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है एक्जिमा का, स्केली लेजन्स या ड्राइनेस हो जाना स्किन का, उसको बोलते हैं एक्जिमा, ठीक है। उसके बाद टेकीकार्डिया होगा, टेकीकार्डिया। अब टेकीकार्डिया के साथ साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट साइन होता है जो कि हमें हमेशा याद रखना है, उसका है नाम पल्सस पैराडॉक्सिस। तो चलो देखते हैं इसका क्या मतलब है पल्सस पैराडॉक्सिस का। पल्सस पैराडॉक्सिस का मतलब है कि जब भी जो पेशेंट है वो इंस्पायर करता है ना, ड्यूरिंग इंस्पिरेशन क्या होता है, सडन फॉलन सिस्टोलिक बीपी होता है, ठीक है। इंस्पिरेशन किया, सो सडन फॉलन सिस्टोलिक बीपी, उसको हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, पल्सस पैराडॉक्सिस। तो ये चीज़ अस्थमा में सबसे अलग है, पूरे रेस्पिरेटरी में पल्सस पैराडॉक्सिस हमें यहीं पे सुनने को मिला अभी तक, है ना। सो पल्सस पैराडॉक्सिस अगर वाइवा में पूछें कि ये क्या होता है तो आपने क्या कहना है, ऑन इंस्पिरेशन सडन फॉल इन सिस्टोलिक बीपी इज़ नोन एज पल्सस पैराडॉक्सिस, ठीक है। उसके बाद और क्या हो सकता है एक्यूट अस्थमा में, कफ तो हो गई, उसके साथ साथ वीज़, सीटी है ना, सांस लेते हुए विस्लिंग साउंड आना, उसको हम वीज़ बोलते हैं, ओके। उसके बाद टेकिपनिया होगा एंड साइनोसिस। तो साइनोसिस अगर आपको याद हो तो हमने अभी तक रेस्पिरेटरी में साइनोसिस कहाँ पे देखा था, निमोनिया में देखा था, सेंट्रल साइनोसिस देखा था, है ना। तो एक्यूट अस्थमा में भी है साइनोसिस। उसके बाद हमें इसमें कुछ आवाज़ें सुनती हैं। सबसे पहले क्या है, हाई पिच्ड या लो पिच्ड, हाई पिच्ड आवाज़ हो सकती है या लो पिच्ड आवाज़ हो सकती है।
उस आवाज़ को बोलते हैं रोंकाई। रोंकाई भी वीज़ की तरह ही होते हैं, ठीक है। तो हाई पिच्ड या लो पिच्ड रोंकाई। उसके बाद हमें और क्या मिलता है, अब ये जो एक्यूट अस्थमा है, ये मैंने आपको बताया था कि एक्यूट अस्थमा चिल्ड्रंस में होता है। तो चिल्ड्रन में एक्यूट अस्थमा के कारण चिल्ड्रंस की जो नेक है वो पिजन शेप्ड हो सकती है। सो पिजन शेप्ड नेक, सॉरी चेस्ट, पिजन शेप्ड चेस्ट। ठीक है। उसके बाद एक हमारा होता है वेसिकुलर ब्रीदिंग। वेसिकुलर ब्रीदिंग साउंड्स, मतलब कि सांस लेने की आवाज़ आती है जब हम एक्सपायर करते हैं, उसके बाद कुछ टाइम तक सांस मतलब साउंड आती है, साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। वेसिकुलर ब्रीदिंग साउंड्स विथ डीप एक्सपिरेशन, सांस जब हम छोड़ते हैं तब। ओके, तो एक बारी हम साइंस को फटाफट रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे नोज़ को लेके है, तो नोज़ को लेके है, फिर उसके बाद स्किन के बाद टेकिकार्डिया, फिर पल्सेस पैराडॉक्सेस, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद कफ या वीज होना, टेकिपनिया, साइनोसिस, हाई पिच्ड या लो पिच्ड रोंकाई, तो रोंकाई भी एक अलग सा वर्ड है। पिजन शेप्ड नेक, चेस्ट है, सॉरी मैं बार बार नेक प्रोनाउंस कर रही हूँ। उसके बाद वेसिकुलर ब्रीदिंग साउंड्स विद डीप एक्सपिरेशंस। तो हमें यहाँ पे दो आवाज़ सुनने को मिली, एक तो रोंकाइज मिले, एक हमें वेसिकुलर ब्रीदिंग दिखी, और हमें थर्ड भी तो दिखी, वीज, है ना। सो 3 ब्रीदिंग साउंड्स हमें इसमें दिखी। फिर नोज, स्किन हो गया, फिर हमने देखा कि निमोनिया में भी साइनोसिस हो रहा था, तो यहाँ पे भी हमें ब्रोंकियल अस्थमा में भी साइनोसिस देखने को मिलता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। तो साउंड्स हमेशा याद रखनी है, पल्सेस पैराडॉक्सेस को कभी नहीं भूलना है, ठीक है। तो चलो अब हम करते हैं हमारे क्रॉनिक अस्थमा के साइंस। तो क्रॉनिक अस्थमा के जो साइंस हैं वो क्या क्या हैं, इसमें क्या होता है कि जो ना हमारे इसमें कोई भी फिज़िकल साइंस बहुत कम अपीयर होता है या तो होता ही नहीं है। सो फिज़िकल साइंस कोई भी नहीं होते, बट कभी कभार ओकेजनली वीजेस सुनने को मिलती हैं, ठीक है। ये था हमारा क्रॉनिक अस्थमा का। तो ये हमारे क्लिनिकल साइंस हो गए हैं एक्यूट अस्थमा के एंड क्रॉनिक अस्थमा के, ठीक है। अब हम प्रोसीड करते हैं अपॉन इन्वेस्टिगेशंस। सो इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं, अब ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में या इसके डिजीज़ में जब हम कोई भी बात करेंगे उसमें सबसे पहला जो है वो क्या होगा, चेस्ट एक्सरे। क्या होगा, चेस्ट एक्सरे। तो हमें ना चेस्ट एक्सरे में, क्योंकि सांस नहीं आ रही तो बंदा तो सांस लेने की कोशिश कर रहा है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा फूली हुई हैं लंग्स, काफ़ी ज़्यादा फूली हुई हैं, उनके अंदर हवा भरी हुई है। तो इसीलिए क्या होता है, चेस्ट एक्सरे में हमें ट्रांसल्यूसेंसी दिखती है ज़्यादा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद चेस्ट एक्सरे हो गया। उसके बाद देखो हमने क्या कि एलर्जी के कारण भी हो सकता है, तो हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट भी ले सकते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट जो भी हम लेंगे उसमें देखेंगे हम कि IgE एंटीबॉडीज़ का लेवल जो है वो बड़ा होगा। अब IgE के बीच में कंफ्यूज नहीं होना कि IgE एंटीबॉडीज़ ही क्यों। देखो हमारी टोटल 5 मेन होती हैं, IgA, IgG, IgE, IgM एंड IgD, ठीक है। इसमें से जो A है ये हमें कोलेस्ट्रॉम में से मिलती है, मिल्क, है ना, जो ड्यूरिंग लैक्टेशन पीरियड। और फिर जो E है ये हमारी कहाँ पे इन्वॉल्व होती है,
एलर्जीज वगैरह में इन्वॉल्व होती है। तो कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होगा तो जो एंटीबॉडीज़ हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो एक्शन में आएंगे वो IgE ही होते हैं, ठीक है। तो ये कभी भी ये चीज़ ध्यान से नहीं जानी चाहिए। उसके बाद और हमारे कौन से टेस्ट होते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट है, तो इसी को लेके हम प्रोवेक्टिव टेस्ट करेंगे। ये हमने कहीं भी अभी तक नहीं सुना है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्रोवेक्टिव टेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि हम हिस्टामिन देते हैं, है ना, तो एडमिनिस्टर इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ हिस्टामिन। तो हम हिस्टामिन किसी की जो पेशेंट है जो ससेप्टेबल है टू अस्थमा, हम उसमें या हमें डायग्नोस करना है कि इसको अस्थमा है कि नहीं, तो हम उसको हिस्टामिन देते हैं। हिस्टामिन हमें पता है कि ब्रोंकोस्पैज़म्स वगैरह प्रोड्यूस करता है। हम धीरे धीरे जो उसकी अमाउंट है वो बढ़ाते रहते हैं। और एडमिनिस्टर कैसे करते हैं, बाय इन्हेलेशन। तो इन्हेलेशनल रूट से हमने उसको हिस्टामिन एडमिनिस्टर किया, ठीक है। तो हमने अब इसमें देखना क्या है कि जब हमारा FEV1 या PEF जो है वो 20% तक फॉल ना कर जाए, ठीक है, तो ये तब तक हमने उसको हिस्टामिन देना है, ठीक है। तो अगर मान लो कि कोई ऐसा पेशेंट होगा जिसको अस्थमा है, तो उसको तो पहले ही क्या है कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी हिस्टामिन के कारण, यहाँ तक पहुँचने से पहले तो हम उसको क्या बोलेंगे, प्रोवेक्टिव टेस्ट। तो एक बारी मैं प्रोवेक्टिव टेस्ट रिपीट कर देती हूँ। प्रोवेक्टिव टेस्ट क्या है कि हमें कोई पेशेंट है, जैसे कोई X, Y या Z कोई पेशेंट है, हमें इसमें देखना है कि क्या ये अस्थमा इसको है कि नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हिस्टामिन देते हैं, उसकी बॉडी के अंदर हम हिस्टामिन देते हैं इन्हेलेशन के थ्रू, ठीक है। हिस्टामिन दिया, अब हमें पता है कि हिस्टामिन क्या करेगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा, ठीक है। अब सभी में ही करेगा, ऐसा तो नहीं है कि अस्थमा वाले पेशेंट्स में ही करेगा। पर हमने क्या देखा, उसके साथ हमने उसकी लंग फंक्शन टेस्ट किया। ये जो है ना, ये लंग फंक्शन टेस्ट ही होते हैं। तो हमने ये किया और हम तब तक हमने ये देना जब तक उसका बाय 20% फॉल ना कर जाए, ठीक है। तो 20% फॉल करते ही मान लो कि उसको ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन ये नॉर्मली होती ही है, ठीक है, शुरू हो जाती है या हो सकती है। बट जो अस्थमैटिक्स होंगे उनमें 20% तक तो पहुंचेगा ही नहीं, पहले ही ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा। तो ये क्या था, प्रोवेक्टिव टेस्ट, ठीक है। उसके बाद हम फोर्थ करेंगे स्प्यूटम एंड ब्लड एग्जामिनेशन। स्प्यूटम या ब्लड एग्जामिनेशन में हमें ज़्यादा कुछ खास नहीं दिखेगा, बस हमें ब्लड एग्जामिनेशन में हमें क्या दिखेगा, इओसिनोफिलिया। क्यों, क्योंकि एलर्जी हो रही है, तो इओसिनोफिलिया हो सकता है। जो इओसिनोफिल्स हैं ये हमारे ल्यूकोसाइट्स हैं, WBCs ही हैं, तो इनका जो काउंट है वो ज़्यादा हो जाएगा। फिफ्थ जो है वो है एक्सरसाइज टेस्ट। तो ये भी हमने एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा से ये इतनी चीज़ तो हमें क्लियर ही है कि ये होता क्या है, ठीक है। तो एक्सरसाइज टेस्ट क्या होते हैं कि हमने कोई पेशेंट था, हमने उसको ट्रेडमिल पे रन करवाया और उसका जो हार्ट रेट था वो हमने 16 मतलब कि एक पर्टिकुलर वैल्यू तक बढ़ा दिया। अब जैसे अगर मान लो कि वो बंदा जब सांस ले रहा है उसके साथ साथ विजिंग्स भी प्रोड्यूस हो रही हैं, तो हम बोलेंगे उसको है अस्थमा, ठीक है। तो ये बेसिकली चिल्ड्रंस में किया जाता है, यूज़फुल इन चिल्ड्रंस। तो चिल्ड्रन जो है इज़ आस्क्ड टू रन ऑन ट्रेडमिल के ऊपर हम उसको भगाते हैं, कितने टाइम के लिए, फॉर 6 मिनट्स, ठीक है। प्लस हम क्या करते हैं, उसका हार्ट रेट जो है उसको हम 160 पर मिनट तक ले जाते हैं, इतना बढ़ा देते हैं। अगर हमारा जो पेशेंट है, इफ़ पेशेंट प्रोड्यूसेस विजिंग ड्यूरिंग ब्रीदिंग, तो हम
एक्सरसाइज टेस्ट को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग हेंस जो पेशेंट है, पेशेंट इज डिक्लेयर्ड पॉजिटिव, ठीक है। तो ये हमारा था एक्सरसाइज टेस्ट। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हम जब भी करते हैं तो एक दो चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर एक में आती हैं, जैसे चेस्ट एक्सरे हो गया, सिटी स्कैन हो गया, आप लिख सकते हो वो भी, ठीक है। एक और बताया था आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस। आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, तो बस इसमें हम हमेशा इतना ही लिखते हैं कि हम PO2 का लेवल चेक करते हैं प्लस PaCO2 का भी लेवल चेक करते हैं। अब सांस नहीं आ रही तो हाइपोक्सीमिया होगा, है ना, हाइपोक्सीमिया हो सकता है, एंड हाइपरकैप्निया। इज सेम। तो ये हमारे आज हम बस इतना ही करेंगे, जो हमारी है ना ये मैनेजमेंट वगैरह हो गया ये सब कुछ, ठीक है। तो एक बारी फटाफट देखते हैं कि आज हमने क्या किया। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि क्लिनिकल साइंस क्या है। क्लिनिकल साइंस में हमने एक्यूट अस्थमा पढ़ा था, एक मिनट, हमने एक्यूट अस्थमा और हमारा क्रॉनिक अस्थमा, इन दोनों के साइंस पढ़े थे, जिसमें हमने देखा कि क्रॉनिक के बेचारे के कुछ भी साइंस नहीं है, ये बस ऐसी बदनाम है। एक्यूट अस्थमा के साइंस तो हैं और बहुत सारे हैं, है ना। कितने हैं टोटल? 8 साइंस है, ठीक है। तो सबसे पहले नोज़ को लेके है, फिर स्किन को लेके है, फिर पल्सेस पैराडॉक्सेस जो हमें कभी नहीं भूलना है। अस्थमा जब भी मन में आएगा तो तुमने 2 चीज़ें सोचनी है, एक तो पल्सेस पैराडॉक्सेस दिमाग में लेके आना है, एक प्रोवोएक्टिव टेस्ट, क्योंकि ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जो अलग सी हैं थोड़ी, ठीक है। उसके बाद कफ या वीज़ हो गया, टेकिपनिया, साइनोसिस, ब्रोंकाई देखने को मिलता है, वेसिकुलर ब्रीदिंग साउंड भी हमें सुनने को मिलती हैं। उसके बाद आ गया क्रॉनिक अस्थमा, तो हमने कर ही लिया कि इसमें कोई भी साइंस नहीं होते। इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, तो सबसे पहला है चेस्ट एक्सरे, जिसमें हमें ट्रांसल्यूसेंसी देखने को मिलेगी। फिर है हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट। हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट देखो, इसको हम अगर देखा जाए तो इसको हम सीरम IgE लेवल्स भी बोलते हैं, क्योंकि मैं इसको इरेज करके यही करवाती हूँ, सीरम IgE लेवल्स हम चेक करते हैं, ठीक है। तो वो रेज्ड होते हैं। उसके बाद प्रोवोएक्टिव टेस्ट। प्रोवोएक्टिव टेस्ट में हमने पढ़ा कि हम हिस्टामिन देते हैं कोई भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जिसके बीच में हमने डायग्नोज करवाना है। फिर हम तब तक देते हैं जब तक उसका 20% तक PEF या FEV1 जो है वो गिर ना जाए। अगर मान लो कि वो जो पेशेंट है उसमें ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन 20% फॉल से बहुत पहले हो गई है, तो हम उसको अस्थमैटिक बोल सकते हैं। उसके बाद आता है स्प्यूटम एंड ब्लड एग्जामिनेशन, जिसमें हमने देखा कि ब्लड एग्जामिनेशन में इओसिनोफिलिया होता है। क्यों? क्योंकि एलर्जी थी, इसीलिए। एक्सरसाइज टेस्ट हम देख सकते हैं जिसमें बच्चे, ये बेसिकली बच्चों में ही होता है, और इसमें क्या करते हैं हम बच्चों को ट्रेडमिल पे भगाते हैं फॉर 6 मिनट्स। हार्ट रेट उनका 160 पर मिनट की रेंज तक इंक्रीज़ कर दिया जाता है। इसके कारण विजिंग्स प्रोड्यूस होती हैं सांस लेते हुए, तो हम बोलते हैं कि जो पेशेंट है वो पॉजिटिव है फॉर अस्थमा, मतलब ही और शी इज़ अस्थमैटिक। उसके बाद आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस, जिसमें हम पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी चेक करते हैं। इसमें हाइपोक्सीमिया देखने को मिलता है, हाइपरकैप्निया। कभी कभार कुछ बुक्स हाइपरकैप्निया डायरेक्ट नहीं लिखती, वो एल्केलोसिस लिख देती हैं, तो बात सेम ही है, ठीक है। उसके बाद हाँ, अब एक चीज़ जो है कि हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट, इसमें कुछ अलग नहीं है। इसमें बस ये है कि वो व्हील एंड फ्लेयर चेक करते हैं। जैसे कोई भी एलर्जन उनको लगता है कि हाँ जो ये पेशेंट है इसको इस चीज़ से एलर्जी है, तो वो एलर्जन जो है वो हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक
ठीक है। और अगर मान लो व्हील एंड फ्लेयर डेवलप हो रहा है तो मतलब जो पेशेंट है वो इस एलर्जन के प्रॉन है, ठीक है। सो पैच टेस्ट से करते हैं। पैच टेस्ट इज डन। कैसे करते हैं, क्या हम पैच टेस्ट में करते हैं कि जो भी एलर्जन है उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया जाता है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एलर्जन इज प्रिपेयर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद वी एग्जामिन इफ पेशेंट develops wheal or flare or not, and flare or not. if he or she develops wheal and flare तो हम उसको बोलते हैं कि जो भी एलर्जन हमने दिया था उनको उनसे एलर्जी है, वो एलर्जन से, ठीक है। तो ये सिर्फ टेस्ट इसीलिए किया जाता है टू फाइंड एन एलर्जन, कुछ खास नहीं, एलर्जन देखने के लिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे इस बंदे को एलर्जी है, ठीक है। तो उस केस में हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट किए जाते हैं। तो टोटल 7 हमारे इन्वेस्टिगेशंस हैं। चेस्ट एक्सरे, सीरम IgE लेवल्स, हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट हो गए, प्रोवो एक्टिव टेस्ट जो कभी नहीं भूलना, एक्सरसाइज टेस्ट हो गए, फिर स्प्यूटम एंड ब्लड एग्जामिनेशन एंड ब्लड गैस एनालिसिस। सो बस आज के लिए इतना ही। अब हमारा सिर्फ ब्रोंकियल अस्थमा को लेके मैनेजमेंट रह गया है और हम एक टॉपिक इसके रिगार्डिंग कवर करेंगे, दैट इज़ सिवियर एक्यूट अस्थमा, जिसको स्टेटस अस्थमैटिकस भी बोलते हैं। तो वो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर अप करेंगे। आप इनके नोट्स बना लेना जैसे आपको समझ आया है, और इन केस आपको इसके नोट्स चाहिए भी होंगे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना नोट्स के रिलेटेड, और मैं आपको वहाँ पे लिंक दे दूँगी इन नोट्स का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक्ड इट प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।